बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर से। जो चैप्टर का नाम है बच्चों, चैप्टर का नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जंतु और पादपों में परिवहन कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं बच्चों कि सभी जीव हैं, जो धरती पे जितने भी जीव, उनको जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? भोजन। जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, जल लेते हैं और ऑक्सीजन करने की क्या आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। उन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में, आपको बताइए, साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या होता है? चाहे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें क्या करना, और उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने क्या कहते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। आपने सोचा होगा कि कैसे पहुंचता है एक शरीर के पूरे शरीर तक, विभिन्न अंगों तक। साथ ही आपको बताते हैं, जंतुओं में चाहे मनुष्य में, किसी में भी उन अंगों में उत्पन्न जो अवशिष्ट पदार्थ होती हैं, वो अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव हो पाता है? आपको ये सोचते हैं कभी कि कैसे संभव हो पाता है कि हम जो खाते हैं उसको अपशिष्ट पदार्थ में जो हम खाते हैं उसका जो शेष प्रसाद बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकालना होता है, तो वो कैसे निकालते हैं, कैसे संभव हो पाता है? कभी सोचा है आपने बच्चों? क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं? आपने इस फिगर में देखिए कि इसमें क्या देखते हैं, बहुत से जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर के दिखाई दे रही हैं। हृदय और रक्त वाहिनियों संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र बनाती है। तो ये हमारा हृदय है और ये रक्त वाहिनी क्या हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। देख रहे हैं क्या है? ये क्या हमारे शरीर में यही क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितनी भी हम भोजन करते हैं उनको पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, जिनको हम परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम पादपों और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इस चैप्टर में बच्चों पादपों और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। जैसे हम भोजन करते हैं पादप में भी, उसी तरह उनका जो पादप भी तो होते हैं, जो पौधे हैं, उनका भी पादप में भी क्या होता है, उनका भी परिवहन कैसे होता है, एक स्थान से खाना दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचाते हैं पूरे अपने प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक परिसंचरण तंत्र क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। रक्त, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है, आपको नहीं देखा होगा कि परिसंचरण में हम पहले रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? ठीक है, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। आपको अचानक कोई आपका शरीर का बॉडी पार्ट कट जाती है, क्या होता है? जो ब्लड है क्या बाहर आने लगता है, बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या है उसके बारे में देखें। ठीक है, रक्त एक तरल पदार्थ या द्रव है। रक्त कैसा होता है? लिक्विड रूप में होता है। तो क्या वो द्रव पदार्थ हुआ जो रक्त वाहिनियों से में प्रवाहित होता है या पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाते हैं। जो रक्त वाहिनियों में क्या प्रवाहित होता है। रक्त क्या होते हैं? रक्त वाहिनियों, जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों ब्लड वेसल्स में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और जो पचा हुआ भोजन होता है, पचा हुआ भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक, छोटी आंत से क्या होता है, शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है। क्या करता है? रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। अब बताइए रक्त क्या करता है? रक्त कितना इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में, अगर ना होता तो क्या होता है, इसके बारे में सोचिए आप।
जब आपका कोई शरीर का भाग कट जाता है तो क्या होता है, उसमें से रक्त बहने लगता है, रुधिर क्या होता है, बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या है, उनके बारे में पढ़ते थे, इसकी फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसके लिए ठीक है। रक्त वो तरल पदार्थ द्रव है जो रक्त वाहिनियों में क्या प्रवाहित होता है, या जो हम भोजन करते हैं उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन से छोटी आंत में होता है, पाचन होता है, पाचन होने के बाद क्या होता है, वो शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। और फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी क्या करते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने वायु अंदर की लेते हैं, तो उस अंतर शोषण के समय क्या होता है, ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं तो क्या कहता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर के सभी जितनी भी कोशिकाएं हैं शरीर में, उनका तक पहुंचाने का काम करता है, रक्त करता है। रक्त शरीर में से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अब कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बाहर निकालने के लिए कौन इसका उपयोग करता है, रक्त ही क्या होता है, इसका परिवहन करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किसी प्रकार ले जाता है, विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है, रक्त एक तरल से बना होता है जिसमें प्लाज्मा कहते हैं। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं का निलंबित मिली रहती है। ठीक है, रक्त विभिन्न पदार्थों से किस प्रकार ले जाता है, विभिन्न पदार्थ किस प्रकार ले जाता है, और रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं का निलंबित रहती है। ठीक है, देखिए हमारा हृदय है, ये हमारी शिरा है, ये क्या हमारा धमनी है। ठीक है, जो रेड वाली बच्चों को क्या होता है, उसको हम धमनी को आर्टरी कहते हैं, और आर्टरी कहते हैं, हिंदी में धमनी कहते हैं। ठीक है, जो ब्लू वाली है, जो ब्लू वाली नीले वाली जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं बच्चों, उसको हम शिरा कहते हैं, यानी वेन कहते हैं। ठीक है, अब पहेली जानना चाहती है कि जो रक्त का रंग लाल क्यों होता है। अब पहेली जानना चाहती है कि जो रक्त है उसका रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती है। आपको पता है बच्चों, जो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, और लाल रक्त कोशिकाएं जिनको हम रेड ब्लड कॉर्पल्सेस कहते हैं होती हैं, जिनमें एक लाल वड़क होता है, लाल वड़क होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। अब क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाता है उसमें संयुक्त कर मिला करके क्या करता है, शरीर के सभी अंगों तक तथा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का परिवहन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अब बताइए, जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर क्या होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन को प्रदान करने के पहुंचाने का तो कठिन हो जाता है ब्लड को। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त लाल रंग का होता है। अगर हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसका काम है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को कैप्चर करना, यदि उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, फिर उसको क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना। ठीक है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन उसका यही काम है। ठीक है, जब अगर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। आप देखते होंगे कि जो बहुत सी चीज़ें हम ये कोशिकाएं क्या जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं, वो उन रोगाणुओं को नष्ट कर जो हमारे शरीर में क्या प्रवेश करती, जो कोई बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं वो हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको मारने का काम कौन करती है, WBC काम करते। ठीक है, बुझू खेलते समय गिर गया। अब क्या हुआ कि बुझू क्या कहते, खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। अब क्या करता, बुझो गिर गया खेलते खेलते और घुटने में चोट लगी। अब कटे हुए स्थान से जो कटा स्थान था उस पर क्या ब्लड बहने लगा,
कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप क्या रुक गया। कुछ समय बाद उसने ध्यानपूर्वक देखा कि जो रक्त बह रहा था क्या अपने आप क्या रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का थक्का जम गया। जो कटने का स्थान था तो गहरे लाल रंग का थक्का जम गया। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। अब सोचने लगा कि जो हम गिरे हैं वो ब्लड बह रहा था। अचानक जो ब्लड बहते बहते क्या रुक गया और रुकने के बाद जो स्थान पे कटा तो वहाँ पे गहरे लाल रंग का थक्का जम गया। यह देखो बूझो आश्चर्यचकित हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उनमें से एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। जो रक्त का थक्का बन जाता है बच्चों, रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें हम पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। अब आपके कक्षा में कोई भी बच्चा गिरे और हाथ पैर कट जाए तो आप वहाँ पर देख रहे हैं जो खून का थक्का जम जाता है उसको कहिएगा कि ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ। ठीक है। अभी तो हम ब्लड पढ़े हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन पढ़े, WBC पढ़े और RBC के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स होता है क्या। ठीक है। ब्लड वेसल्स शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है। अभी हमको बताएं कि फिगर में आपको रेड कलर के जो सिराएं दिखी थी उसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते थे, और जो ब्लू कलर के दिखाई थे उसको हम सिरा कहते थे। ठीक है। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती थी जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती थी। शरीर में क्या विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती जो रक्त को शरीर के एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाती थी। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। आप जानते हैं कि जब हम अंतः श्वसन के समय जो ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं तो वो ताज़ा होता है, आपूर्ति जब फेफड़ों में भर देती है। रक्त में इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में क्या करता है। आपने रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ा है, आपको बता दें कि शरीर के विभिन्न प्रकार के रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं जब हम सांस लेते हैं अंतः श्वसन के समय वायु को अपने अंदर लेते हैं उसमें क्या ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों के भर देती है और इस रक्त क्या करता है, इन ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में भी क्या कर देता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थ को ले आता है, अब ले लेता है। ठीक है। अब क्या करता है, जैसे हम ऑक्सीजन को अपने शरीर फेफड़े में जाता है तो वहाँ से रक्त क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड वहाँ से शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचा देता है। अब उस कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो जाती है, नहीं ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर निकाल देती कोशिका अपने से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलती। अब ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में ज़्यादा होने की वजह से उसको फेफड़े में लेकर आता है। क्या करता है, ब्लड अपशिष्ट पदार्थ को फेफड़े में लेकर आता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है और जहाँ से यह फेफड़ों में आता है। ठीक है। जो आपको बताए हैं कि जो कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थ को ले लेता है कौन, ब्लड, और इस रक्त को वापस के हृदय में लाया जाता है और फिर जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है कि इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। अच्छा पढ़ा है कि शरीर में कितनी 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है जिसको हमने धमनी और शीरा कहा है। आपको हम फिगर में बताए हैं कि जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है उसको हम धमनी, जो ब्लू कलर के दिखाई दे रही है उसको हम शीरा कहते हैं। ठीक है। धमनी क्या होती है, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। अब जो रेड कलर की जो धमनी थी ब्लड वेसल्स थी तो वो शरीर में क्या करते हैं, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। अब क्या करती है, रक्त जो ऑक्सीजन को सभी भागों में ले जाते हैं, चूँकि रक्त प्रवाह बहुत तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है। ठीक है। अतः
धमनियों की भित्ति मोटी तहत प्रत्यास्था होती है, प्रत्यास्थ तनी हुई होती है, मोटी होती है। धमनियों की जो दीवारें होती है मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, अब तो पता चल गया होगा कि धमनी कैसी होती है। धमनी किसका कार्य क्या है? धमनी हृदय से ऑक्सीजन समित रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह उसमें क्या होता है, धमनी में तेज होता है। जो उनकी दीवारें होती है मोटी होती है, और जो प्रेशर भी अधिक होता है। ठीक है, अधिक दाब पर होता है। और जो धमनियों की भित्तियां जो वाल होता है उनका मोटा होता है, प्रत्यास्थ होता है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। अब कैसे आप अनुभव करेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स चल रही हैं। ठीक है, चल रही हैं, चलती तो हमेशा ही हैं। कैसे हम मालूम करेंगे कि हमको डॉक्टर के पास न जाना, हमको पता चल जाए कि हमारी जो ब्लड वेसल्स क्या है, चल रही है। तो आइए हम इनको देखें धमनियों में रक्त प्रवाह का अनुभव करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 7.1 कर देखते हैं। अपने दाहिने हाथ को के मध्य और तर्जनी उंगली की दाहिने हाथ के मध्य और तर्जनी उंगली की बाईं वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। ठीक है, आपको कोई स्पंदन गति महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होती है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन कहलाता है, और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होती है। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपना दाहिना हाथ लेना है, दाहिने हाथ के मध्य में और तर्जनी उंगली के बाईं ओर अपनी बाईं कलाई के भीतर भाग पर रखिए। ठीक है, देखिए जैसे इस फिगर में दिखाया वैसे रखना है आपको। क्या आपको कोई स्पंदन गति या धक धक महसूस होती है? आपको हल्का रखना, कस का दबा कर नहीं रखना। ठीक है, अब देखते होंगे कि आपको थोड़ा सा हल्का हल्का अनुभव होता है, महसूस होता है कि धक धक महसूस होती है। ठीक है, स्पंदन महसूस, यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन एक नाड़ी स्पंदन होता है जो कहलाता है। आपको बता दें, ये नाड़ी स्पंदन कहलाता है, और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। जो हमारे ब्लड में जो धमनियाँ होती हैं उनमें क्या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे कि 1 मिनट में ये कारण होता है। अब देखेंगे कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है, तो आप इसको ऐसे रखकर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो अपन देखा ना कैसे भी हम इस नाड़ी स्पंदन को कैसे काउंट कर सकते हैं। 1 मिनट में आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने हैं। आपको करना ऐसे कर गिनना है, आपने कितनी नाड़ी स्पंदन गिने हैं। प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। आपको 1 मिनट में कितनी बार गिनने हैं, उस प्रति मिनट स्पंदनों की जो संख्या होती है क्या होती है, वो स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी भी व्यक्ति विश्राम की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति बैठा है और एडल्ट हो, व्यक्ति की जो स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति और विश्राम की स्थिति में बैठा है और एडल्ट हो तो उनकी जो स्पंदन दर होगी, धड़कने की तेजी दर होगी, वो क्या 72 से 80 बार स्पंदन प्रति मिनट होगी 1 मिनट में। ठीक है, अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। आपको क्या करना, अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपनी और अपने सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी दर स्पंदन ज्ञात कीजिए और अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। आपको क्या करना है, आपके जितने भी फ्रेंड है और जितने भी फ्रेंड है, आप उनकी सभी मित्रों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात करना है, और जो प्राप्त आंकड़ा होगा उनको क्या करना है, उनके नाम लिखकर आपका मित्र का नाम राकेश है तो उसका राकेश का नाम लिखकर उसका नाड़ी स्पंदन दर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है उसको काउंट करके लिखना है। ठीक है, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शिरा कहलाती हैं। आपको बता दें, जो
वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड को समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। अभी आपको बताया कि धमनी वो रक्तवाहिनी होती है जो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। लेकिन शिरा वो होती हैं शिरा वो ध्वनियाँ होती है कि जो वाहिनियाँ हैं जो रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में लेकर आती है, उसको हम शिरा कहते हैं। ठीक है। शिराओं की भित्तियाँ पतली होती हैं। धमनी के अपेक्षाकृत शिराओं की जो भित्तियाँ होती हैं पतली होती है और शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। अब क्या होता है, शिराओं में ऐसे वाल्व होता है बच्चों जो केवल रक्त को क्या कहता है, रक्त को हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। क्या कहते हैं, रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। आपको बता दें सिराएं क्या कहलाती है। सिराएं वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लेकर जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शिरा कहलाती है। शिराओं की जो भित्तियाँ होती हैं, जो वाल होता है अपेक्षाकृत पतली होता है और शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। रक्त को क्या करते हैं, हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। देखिए परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था चित्र कैसे दिखाया गया। अब इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए ये फेफड़ा है, क्या है, हमारा फेफड़ा है। इसमें हम अंतःश्वसन द्वारा क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को फेफड़े में लेकर आते हैं। ठीक है, फेफड़े में भी लेते हैं। उसके बाद जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ क्या करती हैं, उसको फिर हृदय में लेकर आते हैं। ठीक है, फुफ्फुस धमनी क्या होती है, हृदय में लेकर आती है। ठीक है, हृदय में क्या होता है, उसका हृदय से अब ये क्या करते हैं, हृदय से क्या करती है, उसको हृदय में लेकर आते हैं। उसके बाद क्या करती है, ब्लड वेसल्स यहाँ से क्या करती है, जो धमनियाँ होती है, यहाँ जो रक्तवाहिनियाँ होती है पूरे कोशिका में ऑक्सीजन को पहुँचा देती है। अब जब क्या होता है, कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको शिरा क्या करती है, उन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या हृदय में लेकर आती है। और फुफ्फुस शिरा क्या करती है, फुफ्फुस धमनी क्या कहते हैं, नहीं सॉरी गलती हो गया, ये हमारा फेफड़ा है। फेफड़े से क्या होता है, जो धमनियाँ होती हैं, फुफ्फुस शिरा होती है, ये क्या कहते हैं, शुद्ध फुफ्फुस शिरा जो होता है ना, वो क्या करता है, ये प्योर ब्लड को लेकर जाता है। ठीक है, प्योर ब्लड को, लेकिन जो प्योर ऑक्सीजन को होगा लेकर जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है यहाँ से, फिर हृदय में लेकर आता है। हृदय से क्या करते हैं, जो धमनी होती हैं वो क्या करती हैं, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। और कोशिकाओं में जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शिरा क्या करते हैं, शिरा इनको लेकर हृदय में जाते हैं। और जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी का मतलब ये होता है कि आप ये मत समझिएगा कि ऑक्सीजन को सिर्फ लेके ही नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे ढोने का कार्य करता है। ठीक है, ढोने का कार्य करता है। यह फिर फुफ्फुस धमनी फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेफड़े में लेके जाती है और वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे फुफ्फुस धमनी क्या करती है, फुफ्फुस शिरा प्योर ब्लड को, जो ब्लड होते हैं वो जो फेफड़े से जो हृदय में ब्लड होते हैं, जो फुफ्फुस धमनी फेफड़े में फुफ्फुस शिरा क्या होते हैं, जो प्योर ब्लड को हृदय में लेकर आते हैं। हृदय से क्या होता है, धमनी क्या होती है, पूरे शरीर में प्योर ब्लड पहुँचाते हैं। जो खराब ब्लड होता है उनको क्या होता है, खराब ब्लड होता है उनको फुफ्फुस धमनी शिरा क्या होती है, हृदय में लाती है। और जो फुफ्फुस धमनी होती है उसको इन प्योर ब्लड को फेफड़े में लेके जाती है और उसको प्योर होने के लिए छोड़ देती है। ठीक है, प्योर और इनप्योर का मतलब होता है बच्चों जिसमें ऑक्सीजन समृद्ध हो, ब्लड हो, उसको हम प्योर कहते हैं। ठीक है, जो इनप्योर ब्लड होता है, जिनको जो होने का काम करते हैं, शिरा करती है, उनमें ऑक्सीजन समृद्ध ब्लड ना, उसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, अपने 7.3 में देखिए कि आपको धमनियाँ उस छोटे वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है। निश्चित ऊतकों में पहुंचकर यह पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिकाएं।
पुनः कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती है। ठीक है, अभी हमने देखा है कि आपने देखा है कि ऐसे ऐसे ज्वाइंट थे, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो धमनियाँ थी वो छोटे छोटे वाहिनियों में क्या विभाजित होती दिखाई देती है, विभाजित होती दिखाई ऊतकों में जब वो पहुँचते हैं तो वो पुनः अधिक पतली हो जाती है। ऊतक में जैसे ही वो पहुँचते हैं क्या कहते हैं, वो क्या पतली हो जाती है। पतली नलिका में क्या विभाजित होती है, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका। यह कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को क्या कहते हैं, बनाती हैं जो रक्त को हृदय में लेकर जाती है। अभी हमने फिगर में देखा, चलिए दिखाते हैं आपको फिगर में। जो हमने देखा है कि जो धमनियां है, क्या है, धमनियां है यहाँ पे मोटी है। फिर क्या होता है, ये धमनियां जो ऊतक में जब पहुंचती हैं तो क्या होता है, जाकर अधिक विभाजित हो जाती है। और विभाजित होने के बाद क्या होती है, ये जब विभाजित हो जाती है, जो फिर क्या होती है, केशिकाएं रूप लेती है, पतली पतली वो केशिकाओं का रूप लेती है। और जो ये केशिकाएं होती हैं वो थोड़ा आपस में जुड़कर शिरा बना लेती है। आपस में जुड़ के क्या होती है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जुड़कर सारी केशिकाएं जुड़ के आपस में शिरा बन गई, जो इन प्योर ब्लड को लेकर हृदय में जाती है। हृदय से क्या, फेफड़े में। क्या कहती है, केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में लेके जाती है। ठीक है, रक्त को हृदय में लेकर के जाती है। बूझो चित्र 7.3 में देखकर भ्रमित हुआ है कि मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती है। धमनी हमेशा क्या कहते हैं, समृद्ध ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को। हमने आपको बताया था कि धमनी क्या करते हैं, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त लेकर जाती है। तो पहली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय, फुफ्फुस धमनी है, हमने देखा ना, फुफ्फुस धमनी थी। फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। शिरा नहीं, धमनी। फुफ्फुस धमनी हृदय को से रक्त को ले जाती है, रक्त को ले, इसलिए इसे शिरा नहीं धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या फेफड़े में ले जाती है। और फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाती है। फेफड़े से क्या होती है, हृदय में। और पहले जो बूझो था 7.3 का जो चित्र में फिगर में देखकर भ्रमित हो जाता है कि मैंने पढ़ा है कि जो धमनियां होती हैं वो सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। लेकिन पहले ने उसका कंफ्यूजन दूर कर देती है कि जो फुफ्फुस धमनी है ना, बूझो, वो हृदय से रक्त को ले जाती है। हृदय से क्या करती है, रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे हम शिरा नहीं बल्कि धमनी के हृदय से क्या करती है, रक्त को ले जाती है, इसलिए इसको हम धमनी नहीं शिरा कहते, शिरा नहीं धमनी कहते। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, फेफड़े में ले जाते हैं। लेकिन फुफ्फुस क्या होता है, फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से क्या हृदय में लेके आती है। अब बुझो का कंफ्यूजन दूर हो गया। मुझो देख के यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था कि जो फुफ्फुस धमनी, उसने सुना था कि जो फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या लेकर जाती है। लेकिन उसका कंफ्यूजन दूर हो गया क्योंकि उसने बताया कि जो फुफ्फुस धमनी है वह फेफड़े से क्या करती है, हृदय से कार्बन समृद्ध रक्त में, ब्लड में समृद्ध कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को क्या करते हैं, हृदय से क्या करती है, फेफड़े में ले जाती है। और फुफ्फुस शिरा जो होता है, जो फेफड़े से, फुफ्फुस शिरा होता है जो फेफड़े से ऑक्सीजन समृद्ध वायु को फेफड़े से हृदय में लेकर आती है। ठीक है, आपका भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा बच्चों। हम रक्तदान के बारे में थोड़ा देखें। रक्तदान क्या होता है, रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में रक्त की कमी के कारण हो क्या होता है, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है। आपको बता दें, स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है। ठीक है, जो कोई अनमोल जान बचा सकता है। ठीक है, आपको बता, आपका मन है कि आप जाए ब्लड बैंक में रक्त को दान करके, तो वो क्या होता है, हानि कोई नहीं होता, नहीं कोई दर्द होता। ठीक है, रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत
जगहों पर भी किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आपकी जब आप सक्षम है कि आप ब्लड को दान कर सकते हैं, तो आप क्या करें, अपने ब्लड को ले जाकर दान कर सकते हैं, ठीक है। वो रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर भी किया जाना चाहिए। रक्तदान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। आपको बता दें जो रक्तदान होता है उसको क्या विशेष ब्लड बैंक में विशेष देखभाल में रखा जाता है कि नुकसान ना हो और जिसको ज़रूरत पड़े यहाँ से उसको उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। बहुत लोगों की जान बच जा सके। तो अब हम पढ़ेंगे हृदय। हृदय क्या होता है, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अभी तक ने हमने धमनी, शिरा, इनका परिवहन कैसे-कैसे होता है उनके बारे में पढ़ा। फुफ्फुस, धमनी क्या होते हैं, फुफ्फुस, शिरा क्या होता है, धमनी का कार्य क्या कैसे क्या होती है, शिराएँ क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे हृदय, तो हमको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हृदय के बारे में क्या-क्या होता है, उनके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो बस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।